गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स जो है देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है प्रजनन से संबंधित एक राष्ट्रीय औसत जो है वो जारी किया गया है राष्ट्रीय प्रजनन दर से संबंधित, और इसको जारी जो है करता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। और इस सर्वेक्षण द्वारा भारत की जो है राष्ट्रीय प्रजनन दर अभी हाल ही में 2.0 जो है ये बताया गया है, हो गया है या घटकर 2.2 पहले था और 2.0। इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको ज्योग्राफी के जनसंख्या से के अंतर्गत जो है बार बार पूछा जाता है, और आप क्वेश्चन बैंक जब देखेंगे उसमें भी पूछा गया है। तो अभी जो है इसने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने ओवरऑल जो है 2.0 जो है पूरे भारत की ये प्रजनन दर राष्ट्रीय प्रजनन दर जो है जारी किया है, उसमें 2.0 बताया है। वहीं जो है सबसे ज्यादा प्रजनन दर जो है वो कहाँ का है कि बिहार का सबसे ज्यादा प्रजनन दर 3% है, और कहीं पर आपको जो है 2.98 भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो है मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, फिर जो है झारखंड का प्रजनन दर है। तो प्रजनन दर होता क्या है? प्रजनन दर होता है कि एक महिलाएं कितने बच्चे को जो है जन्म देती है, उसको जो है हम प्रजनन दर के रूप में बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया का 2 ये है, बिहार का जो है 3 है, ये औसत है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो प्रजनन दर क्या होता है ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि भारत में जो है वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 1.3 लाख पेटेंट जो है कराए गए हैं, और इसके बारे में जो है सूचना किसने दिया है? पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क जो है के महानियंत्रक उन्नत पंडित द्वारा जो है ये जानकारी दी गई है। तो आपको ये एक तो याद रखना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में पेटेंट जो है भारत में कितने हुए हैं? 1.0 और 03, और उसके बाद ये भी कि पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक जो है अभी कौन है? तो उन्नत पंडित हैं, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, ये पेटेंट से होता क्या है? पेटेंट अगर जो किसी देश में हो रहा है, कराया जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है बौद्धिक संपदा को उसको जो है संरक्षित कर रहे हैं, ये भी है। और साथ ही साथ जो है जब पेटेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि हम R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है हम काम भी कर रहे हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस देश का जो है अच्छा होता है वहां पर जो है औद्योगिक विकास को भी जो है देखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी है कि 2023-24 में जो है जहां पर कहा जा रहा था कि इतना 9.300 पेटेंट फाइलिंग मिली थी, और उसमें जो है पेटेंट कार्यालय ने 15 मार्च 2023 से 14 मार्च 2024 के बीच प्रत्येक कार्य दिवस में औसतन 250 पेटेंट प्रदान किए गए थे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है ये जारी किया गया है, और उसमें कहा गया है कि दुनिया में भूख से तड़प रहे करीब 28.2 करोड़ लोग, ये रिपोर्ट में जारी किया गया। और इसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो है दक्षिणी सूडान का, बुर्किना फासो का, सोमालिया का, माली का, और साथ ही साथ जो है वर्तमान में गाजा का भी जो है हालत खराब है। हालांकि गाजा को इससे बाहर ही रखें तो
सही रहेगा, क्योंकि गाजा जैसे युद्ध से खत्म होता है और गाजा में जो है विदेशियों द्वारा या मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम कंट्री है, यूरोपियन कंट्री द्वारा इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है कि इन लोगों का रहायशी देखिएगा, घर बनाने का, घर का डिजाइन, कार, ये सब तो बहुत ज़्यादा उन्नत, जबकि आप दक्षिणी सूडान, बुर्किनो फासो, सोमालिया, इन सब की स्थिति जो है शुरू से खराब है। गाजा में अभी वर्तमान युद्ध चल रहा है इसलिए, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि फिलिस्तीन में ये स्थिति है भूख की, क्योंकि फिलिस्तीन जो है गाजा प्लस पश्चिमी बैंक, वेस्ट बैंक को मिलाकर, वेस्ट बैंक में अभी भी लोग जो है अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से ही नहीं अपितु बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। तो ये दक्षिणी सूडान, बुर्किनो फासो, इनकी स्थिति जो है ज़्यादा खराब है इस ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो आपको ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है यहाँ पर, जो कि बार बार पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ये किसके द्वारा जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट। ये आपको इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। उसके बाद अगर जो डाटा याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं। और देश में तो आपको पता ही है, जो अफ्रीकी देश है उसकी स्थिति ज़्यादा खराब है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अभी जो है रूसी एनएसए के साथ डोभाल, जो कि भारत के एनएसए हैं, ठीक है, तो डोभाल ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है। अभी जो है डोभाल साहब ये अभी मॉस्को में है, मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग कहें, सेंट पीटर्सबर्ग में है, और इन्होंने जो है जो रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए जिसको बोलते हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो जिनका नाम निकोलाई पेत्रुसेव है, ये भी याद रखेंगे कि रूस के जो है वर्तमान में एनएसए कौन है, निकोलाई पेत्रुसेव। चूंकि अभी दोनों चर्चा में है, न्यूज में है, तो पूछा जा सकता है कि रूस के एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो निकोलाई पेत्रुसेव, तो ये भी याद रखेंगे। तो अभी जो है बुधवार को ही 24 अप्रैल को इस दोनों में जो है बातचीत हुई है, भारत के एनएसए और रूसी एनएसए के बीच, और उसमें जो है एक सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुले, स्थिर और विश्वसनीय तथा समावेशी ढांचा स्थापित करने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान पर जो है जोर दिया गया है। और साथ ही इसके बारे में जानकारी मॉस्को स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दिया हुआ है। और ये भी आपको बताते चले, डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक के मौके पर पेत्रुसेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इससे पहले भी जो है इन लोगों की बैठक हालांकि हो चुकी है, तो उनका नाम और ये सब जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है पाकिस्तान में कश्मीर पर जो चर्चा हुई उससे संबंधित कि भारत जो है सख्त रवैया अपनाया है, और इस सख्त रवैये के तहत भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के अफसरों को जो है इसके बारे में, इस मुद्दे को जो है उठाया है, और साथ ही कहा है कि जिस प्रकार ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान पीएम शहबाज शरीफ के साथ दिए गए साझा बयान में कश्मीर का जिक्र किया है, ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि भारत जो है हमेशा कश्मीर को अपना जो है एक इंटीग्रल पार्ट मानता है, और ये कहता है कि ये जो है कश्मीर भारत की जो है अपनी एक इकाई है, और इस पे जो है ये कोई मुद्दा नहीं है। कश्मीर जो है कोई विवादित मुद्दा नहीं है। भारत का हमेशा मानना है कि कश्मीर कोई विवादित मुद्दा नहीं है। जब विवादित मुद्दा नहीं है तो इस पर जो है कोई भी देश नहीं बोल सकता है, ये भारत का हमेशा पक्ष रहता है। तो भारत ने
जो ईरानी अफसर है उसको इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी। तो ईरानी जो अफसर हैं और या कहें ईरान के जो राष्ट्रपति के जितने भी सलाहकार हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि कश्मीर मुद्दे को जो है ईरानी राष्ट्रपति द्वारा नहीं उठाया गया, अपितु शहबाज शरीफ वहाँ के जो पीएम है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ द्वारा ही जो है ये मुद्दा उठाया गया था। और उसमें जो है ईरानी जो साझा बयान जो जारी किया गया है ईरान और पाकिस्तान का, उस साझा बयान में भी जो है ईरान ने कश्मीर का जो है मामले को नहीं उठाया है। सिर्फ जो है ईरानी राष्ट्रपति खड़े थे तो शहबाज शरीफ ने इसके बारे में बोला है। तो ये जो है तथ्य रखेंगे, जो है जानकारी रखेंगे कि एक तो ईरानी जो है ये नहीं कहा है। इस तरह के जो है आपको जब आप इंटरनेशनल रिलेशन में मेंस में लिखेंगे बीपीएससी या यूपीपीसीएस में, उसमें जो है ज़्यादा काम आपको देगा। और ये चीज़ ये भी दर्शाता है कि भारत की जो है कूटनीति कि ईरानी जब ये अफसरों को कहा गया तो उसने अपनी जो है पूरा का पूरा डिटेल्स जो है चीज़ें साझा की है भारत के अफसरों या विदेश मंत्रालय के द्वारा। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मेलनी जो है कौन, जॉर्जिया मेलोनी, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो इटली की प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इनवाइट किया है किस पर, तो 13 से 15 जून तक इटली में G7 की जो है बैठक होगी। उसी G7 की बैठक में जो है आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने इसके लिए आभार भी जो है जताया है। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 79 में लिबरेशन डे की बधाई भी दी है। और इटली में जो है लिबरेशन डे मनाया जाता है। ये लिबरेशन डे क्यों मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है लिबरेशन डे, और इसी लिबरेशन डे में कि नाजी जर्मनी से जो है मुक्ति मिला था किसको, इटली को। इटली जो है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को जो है नाजी जर्मनी से अपनी मुक्ति के लिए लिबरेशन डे मनाता है। ये भी चर्चा में है तो आप लोग याद रखेंगे कि लिबरेशन डे कब मनाया जाता है। और G7 में जो है ये भारत को, हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक देश अब जो है भारत को बुलाता है G7 में एज ए जो है पार्टनर देश के रूप में, एक रणनीतिक साझेदार के रूप में जो है बुलाता है। और यहाँ पर ये भी बता दें भारत जो है का ये कहना है कि भारत चूंकि G20 का सदस्य है तो जो रणनीतिक साझेदारी और गहरा करने के लिए G7 में जो है भारत अपनी प्रतिबद्धता जो है जताई है। तो आपको तो 2-3 तथ्य यहाँ पर याद रखना है कि G7 की बैठक 2024 में कहाँ पर हो रही है तो इटली में हो रही है। किसकी अध्यक्षता में, इटली के जॉर्ज मेलोनी की अध्यक्षता में हो रही है। G7 में कितने देश हैं ये हम बता चुके हैं पहले भी, और कौन कौन है तो फिर से बता देते हैं। यूएसए है, कनाडा है, ब्रिटेन है, 3 हो गया, इटली 4 हो गया, जर्मनी 5 हो गया, उसके बाद जो है ब्रिटेन 6 हो गया, उसके बाद जो है जापान 7 हो गया। ये 7 जो है देश इसके सदस्य देश हैं। तो आगे चलते हैं आज का करंट अफेयर्स पे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि मलेरिया के खतरे से संबंधित। यहाँ पे हम आपको पहले बता दें कि 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस जो है मनाया जाता है। अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और ये कहा जा रहा है कि मलेरिया के मामले जो हैं और उसकी मौत जो है ये बहुत ही गहरी चीज है। और इस मामले में जो है 4 देश मलेरिया के मामले में, नाइजीरिया, कांगो, युगांडा और मोजाम्बिक, ये देश जो है यहाँ पर मलेरिया के जो है सबसे ज़्यादा मामले हैं। तो एक तो ये तथ्य याद रखेंगे। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि
टीटा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मलेरिया 85 देशों में स्थानिक महामारी के रूप में सक्रिय था, जो कि 2025 तक जिन्होंने ये कहा था कि मलेरिया से मुक्ति के बारे में बहुत सारे देश ने कहा था कि हम मलेरिया से मुक्ति जो है 2025 तक पा लेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में देशों की संख्या जो है 75 तक आ गई है, जो कि इस पे काबू पाने में मतलब कहा जाए कि करीब 10 देश जो है इस पर काबू पाने में धीरे धीरे जो है सक्षम हो रहा है। तो एक तो ये याद रखेंगे यहाँ पर नाइजीरिया, कांगो, युगांडा यहाँ पर है, लेकिन वहीं पर जो है हाल ही में 2024 में केप वर्दे जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है अपने आप को, और 2023 में ताजिकिस्तान, अजरबैजान और बेलीज जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये जरूर याद रखेंगे कि 2024 में मलेरिया मुक्त किस देश को, केप वर्दे को किया गया है। अब आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में भी जो है 2023 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में मच्छर जनित संक्रमण के मामले में और मौतों की संख्या में जो है गिरावट आई है। अनुमानतः 34 लाख मामले और 55,111 मौतों के भारत में 2021 की तुलना में 2022 में जो ये प्रतिशत कम हुई है, और आगे जो है 2024 में भी इसकी संभावना घटने की है। और चूंकि भारत में मलेरिया होता क्यों है, तो इसका एक कारण है कि गर्म जलवायु होना, और यहाँ गर्मी और बरसातों का मौसम जो है मच्छरों के पनपने के लिए जो है बहुत ही अनुकूल होता है। इस कारण जो है साफ सफाई की कमी और मलेरिया रोधी छिड़काव को लेकर जिम्मेदार संस्थाओं की लापरवाही के कारण भी जो है इस तरह के तथ्य आपको सामने आते हैं। तो आपको 25 अप्रैल जो है मलेरिया दिवस ये मनाया जाता है, ये तथ्य याद रखेंगे। साथ ही किस देश में कहां पर जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये सब तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि डार्क मैटर से संबंधित एक तथ्य जो है प्रकाशित किया गया है आईआईटी भिलाई द्वारा। आईआईटी भिलाई जो है इसने कहा है कि आकाशगंगा में मॉन्स्टर ब्लैक होल है, और वो जो है डार्क मैटर बनाता है, और इसके जो है ये इसको एक भौतिकी विभाग जो आईआईटी भिलाई के भौतिकी विभाग के ऋतिक शर्मा और उनके गाइड डॉक्टर महावीर शर्मा ने ब्रह्मांड में आकाशगंगा के केंद्र में होने वाले अत्यधिक भारी सुपर मैसिव ब्लैक होल पर शोध किया, और उन्होंने नवगठित आकाशगंगा में सुपर मैसिव ब्लैक होल की उत्पत्ति की वजह ढूंढने का दावा भी किया है। और शोध के मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत में सुपर मैसिव मॉन्स्टर, जिसको कि हम महाविशाल ब्लैक होल बनने के लिए डार्क मैटर को जिम्मेदार ठहराया। तो आप इस तथ्य को यहाँ पर याद रखेंगे कि हाल ही में मॉन्स्टर ब्लैक होल और आकाशगंगा से डार्क मैटर बनने से संबंधित शोध को किस आईआईटी ने जो है आईआईटी की रिसर्च ने जारी किया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी भिलाई। ये इस तरह के प्रश्न जो है बहुत पूछे जा रहे हैं बिहार एसआई में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में। तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा आईआईटी ने ये जारी किया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कि ऑस्ट्रेलियाई समुद्री तट पर जो है 140 से अधिक पायलट वेल जो है ये फंस गई है। तो सबसे पहले ये हम आप लोग बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपको ऑस्ट्रेलियाई देश में पड़ता है, और ये प्रशांत, एक तरफ से प्रशांत महासागर और एक तरफ से हिंद महासागर जो है ऑस्ट्रेलिया में से सटा हुआ है समुद्र। और आप
पायलट वेल क्या होता है ये पहले समझ लें और उसके बाद फिर आपको डिटेल से बताएंगे। तो पायलट वेल क्या होता है कि वेल मछली जो है वो एक समूह का नेतृत्व करती है, एक समूह में चलती है और उस समूह का नेतृत्व जो है मादा मछली करती है और बाकी सभी अनुसरण उसका करते हैं। तो ऐसे समूह को पायलट वेल कहा जाता है। अर्थात जब कोई वेल जो है चलती है तो उस एक समूह में चलती है और उस समूह का जो है उस समूह का नेतृत्व करता है कोई एक मादा वेल जो है करती है। तो इसी समूह में जो वो नेतृत्व मादा वेल करती है तो उसी को हम पायलट वेल जो है कहा जाता है। तो पायलट वेल क्या होती है, जैसे जिधर जिधर चलती है उधर ही अन्य वेल भी चलते हैं और पायलट वेल कहीं फंस जाती है तो उसी चक्कर में जो है अन्य वेल वो भी जो है फंस जाते हैं वहां जाकर, क्योंकि उसका जो है ये अनुसरण करते हैं। तो ये इस कारण जो है ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर 140 जो है वेल ये फंस गई हैं और इसमें से कुछ वेल की मृत्यु भी हो चुकी है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जैव विविधता संरक्षण विभाग द्वारा जो है इस फंसे हुए वेल को अब बाहर निकाल कर जो है वो समुद्र में पुनः जो है वापस भेजा जा रहा है जो भी बचे हुए। तो आपको यहाँ याद रखना है कि हाल ही में जो है किस देश के तट पर जो है 140 पायलट वेल फंस गई है जिसको कि वन्य जीव अधिकारियों द्वारा बचाने का प्रयास किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित। कोटक महिंद्रा बैंक को जो है आरबीआई द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत क्या किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है अब ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है, साथ ही साथ जो है ये कोई ऑनलाइन जो है नया खाता भी नहीं खोल सकता है और ऑनलाइन जो है ये ऋण भी नहीं दे सकता है। इस तरह की कार्रवाई जो है किया गया है आरबीआई द्वारा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि आरबीआई का जो है ये कहना था कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है इस तरह के जो ऋण या क्रेडिट कार्ड देने में जो है बहुत सारे जो फाइल हैं या आप कहें कि डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है फुलफिल नहीं करके और लोगों को जो है दे दिया जाता था क्रेडिट कार्ड। तो इसलिए जो है इस पर रोक लगाई गई है और यही कारण है कि कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर जो है करीब 12% जो है टूट गया है। तो आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ याद रखना है कि हाल ही में जो है किस बैंक पर जो है आरबीआई द्वारा कार्रवाई किया गया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा किया गया है। इसके क्रेडिट कार्ड और अन्य जो है ऋण ऑनलाइन जो है नहीं बेचने के लिए, ये भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका बन जाएगा काम। या और यही पूछा ही जाएगा ये 12% शेयर टूटा गया, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर, हाँ इसमें एक और तथ्य आपको बताते चलें कि इससे क्या हुआ है कि अब एक्सिस बैंक जो है देश का चौथा मूल्यवान बैंक बन गया है। एचडीएफसी शीर्ष पर अभी भी कायम है। एचडीएफसी जो है शीर्ष पर बैंक में है और एक्सिस बैंक जो है चौथा मूल्यवान बन गया है कोटक महिंद्रा के गिरने के बाद। ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि भारत का सेवा निर्यात जो है 2023 में 11.4% बढ़ा है। ये अंगटाड जो है ये रिपोर्ट दिया है और इसके तहत कहा है कि भारत का सेवा निर्यात 2023 में 11.4% बढ़कर $345 हो गया। वहीं चीन का निर्यात जो है वो 10.1% घटकर $381 अरब है। हालांकि देखेंगे तो अभी भी जो है चीन ज्यादा है। और ये भी आपको बता दें जो निर्यात किया जाता है, सेवा निर्यात में योगदान देने वाले क्षेत्रों में यात्रा, परिवहन, चिकित्सा और आतिथ्य शामिल है और इसके बारे में अंकटाड ने त्रैमासिक बुलेटिन में जो है ये जानकारी दी है। तो ये तथ्य भी आप लोग याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स जो है यहाँ तक ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।